हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम मीनल महेश्वरी। सो आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब लाइक 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 8। समीकरण जिसमें इक्वल होना चाहिए और रैखिक समीकरण यानी कि ये बाय या किसी में नहीं होना चाहिए। दो चर वाले, हम चर जानते हैं, चर x को बोलते हैं, y को बोलते हैं। तो x और y दोनों अलग अलग टाइप के चर हैं, इसलिए दो चर वाले। अगर यहाँ पे 7x प्लस 7y होता तो ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैलकुलेट नहीं होता। दो चर वाले रैखिक समीकरण में मेन हमें चार टॉपिक पढ़ने हैं। पहला, ग्राफीय विधि द्वारा निरूपण। इसमें हमें केवल निरूपित करना होगा, आंसर नहीं निकालना होगा। सेकंड आता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम पूरा ऐसे, हमें दो रैखिक समीकरण दिए होंगे और उसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। ऐसे ही तीन विधियां हमें मेन पढ़नी है इसमें। तो पहला हो गया प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, और जो थर्ड आता है वो है वज्रकूटन विधि। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि वज्रकूटन विधि द्वारा ऐसे दो समीकरण दिए होंगे जिन्हें सॉल्व करना होगा, या फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा बोल देगा, विलोपन। और कई बार ऐसा होता है कि कोई विधि द्वारा नहीं बताता है, केवल आपको ऐसे दो देकर और वैल्यू डायरेक्ट पूछ लेता है। तो कोई भी हमें जो प्रतिस्थापन विधि जिसे इजी लगती है वो प्रतिस्थापन से सॉल्व कर सकता है, विलोपन जिसे इजी लगती है वो विलोपन से सॉल्व कर सकता है। वज्रकूटन थोड़ा सा कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट जब ये समझ आ जाता है तो इसको सबसे इजी विधि मानी जाती है। तो फर्स्ट तो हमें पहले ग्राफीय विधि पढ़ना है, और ग्राफीय विधि में हमें निरूपित करना है, और ये काफ़ी कम बार आता है। ग्राफीय विधि द्वारा निरूपण काफ़ी कम बार आता है, बिकॉज इसमें ग्राफ की ज़रूरत होती है, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम लगता है। बट जब ये आता है तो अबाउट 5 नंबर्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट कर लिया है एनसीईआरटी से, जो कि मैंने लिया है। ये अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, और ये भी, तो पहले मैं ये समझा देती हूँ थोड़ा सा। जब ग्राफीय में हम कुछ ऐसा ग्राफ बनाते हैं और जब कोई लाइन ऐसे किसी बिंदु पे काटेगी, एक बार प्रतिच्छेद करेगी, तो ये वाला होगा। इसमें क्या होता है कि केवल एक हल निकलता है, यानी कि ऐसे शेप का केवल एक अद्वितीय हल होता है। जब कुछ समांतर रेखाएं निकल जाएंगी ऐसे, जो कहीं टच ही ना हो, तो उसमें एक भी हल नहीं होगा। कहीं मिल ही नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें एक भी हल नहीं होगा। इसे असंगत युग्म भी कहते हैं। जब दोनों समीकरण में एक भी जगह टच नहीं होगा उनकी रेखाएं, तो उसे असंगत कहेंगे। और एक ये होता है जिसमें एक के ऊपर एक लाइन रहती है, तो उसमें हर एक बिंदु पर एक नया हल रहेगा, तो इसमें इसे बोलते हैं संगत। और ये होता है संपाती रेखाएं, यानी कि इसके अनेक हल होंगे। पहले में था अद्वितीय हल, दूसरे में था एक भी हल नहीं, और तीसरे में होगा अद्वितीय हल ना होकर इसमें होगा अनेक हल। तो और ये इसको हम ज्यामितीय रूप में कहेंगे। यहाँ पे दिया ज्यामितीय रूप, तो ये है ज्यामितीय रूप। यानी कि जब अभी पहले A1 और A2 हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी B1 B2 नहीं समझ में आ रहा, तो पहले हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इजी रूप में लिखते हैं, तब करते हैं। यहाँ पे दिया 3 बल्ले, हमने मान लिया एक बल्ले का दाम बराबर x,
तथा एक गेंद का दाम बराबर हो गया y। तो इन्होंने 3900 में ली है 3 बल्ले, यानी कि 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा है, बाद में उसने एक और बल्ला, यानी एक बल्ला 1x लिखें या x लिखें, उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। कितने में खरीदी? तो 1300 में खरीदी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा है, बट 1300 में खरीदी। ये हो गया हमारे 2 समीकरण। अब x और y इन दोनों को अगर हम साइड में एक बार रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 हम बोलते हैं 3 को, और ये क्योंकि ये by है तो b1, क्योंकि 2 हमें लेना है तो 1 लेंगे a b, तो b बराबर 6, और इसे हम हमेशा नेगेटिव में ले आते हैं, बट यहाँ पे हम ऐसे ही सिंपल में बोल देते हैं c। यहाँ पे या तो माइनस में c होता है या तो इधर आके पॉजिटिव में c होता है, तो c दिया है ये हमें। ऐसे ही इसमें भी दिया है a2 बराबर 3, a2 बराबर 1, b2 बराबर 3 एंड c इज इक्वल टू 1300। अब अगर हम इसका कंपैरिजन डायरेक्ट कर दें तो हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा, या फिर इसका कई हल होगा, और या फिर कोई हल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे इसका कंपैरिजन करें, कैसे कंपैरिजन करेंगे, a1 की जगह ये रख लेंगे, a2 की जगह ये, b1 की जगह ये, b2 की जगह ये, और अगर इस केस में आता है ये, और अगर ये ऐसे होता है, अब c1 c2 की केस में भी अगर ले जाना पड़ा तो ये, और इन तीनों में अभी हम इसका देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसमें ये मेन क्वेश्चन नहीं था, बट मैं इसे समझाने के लिए, और ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए अद्वितीय हल या नहीं हल होगा या फिर बहुत सारे हल होंगे, और ये चार्ट तो ज़रूर याद होने चाहिए। तो पहले हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, 3/1 ऐसे करके, 6/3, और तीसरा हो जाएगा, अगर हम इसको कट कर दें तो 3/1 आ जाएगा, इसको कट कर दें 2/1 आ जाएगा। यहाँ पे हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले में ही पता चल रहा है कि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो ये केस हमें पता चल रहा है, ये केस आ रहा है, और इसको हम लिखें या ना लिखें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो यानी कि इसका एक हल होगा, यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि इसका एक हल होगा। अब हम देखते हैं कि एक हल हमारा सही है या नहीं, किसके द्वारा चेक कर सकते हैं हम, बीजगणितीय विधि द्वारा। तो अभी मैं इसको रफ कर देती हूँ एंड देन देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले फिर से एक बार मान लिख लेते हैं, तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 300। यहाँ पे थोड़ा सा जगह हमें संभाल के चलनी होगी, बिकॉज जगह हमारे पास थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि ग्राफीय विधि अभी हमें पूरा ग्राफ में भी शो करना होगा। तो देखते हैं, 3 गेंदें और 1 बॉल, यानी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, और ये ऐसे ही रहेगा, केवल यहाँ पे 3 और 2 का डिफरेंस है। तो पहले हम इसका मान कुछ ऐसे करके निकालेंगे, उससे हम रफली वर्क में ऐड कर लेते हैं, या फिर इफ़ यू वांट तो आप शो भी कर सकते हो, x और y। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करते हैं हम, और अगर x का मान निकालते हुए आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा भी सकते हैं हम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, x y।
कुछ ऐसा मान रखना है x का या फिर y का कि हमारा एक नॉर्मल सा एक 400 300 ऐसा कुछ आ जाए, बिकॉज यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है तो हंड्रेड्स में तो जाने ही वाला है। तो पहले हम x की वैल्यू अगर हम कुछ रखें, जस्ट लाइक ये रफली वर्क में भी लगा सकते हैं या फिर शो भी कर सकते हैं, बड़ा दिखाने के लिए कर देते हैं। तो 2y माइनस x/2 अगर हम इधर से हटा दें तो अब y की हम वैल्यू कुछ रख, x की वैल्यू एक बार हम 0 रखते हैं तो क्या आएगा 650 आ गया, ये हो गया। अब फिर से हम कुछ रखते हैं x की वैल्यू, तो अब हम रख देते हैं 300 अगर वैल्यू रखें तो अगर हम 300 रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 500। कैसे आएगा 500? तो 1300 में से माइनस 300 करेंगे तो 1000, 1000/2 500। अब हम कुछ और रख लेते हैं, इजी 100 रख लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 60। कैसे? 1300 में से 100 गए 1200, 1200/2 600। अब ये तो हो गया हमारा। अब सेकेंड हम इसमें रखते हैं, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 1300 बाय, यहाँ पे x था वो माइनस में चला जाएगा, बाई 3 नीचे आ जाएगा। तो अब हम सेम वैसे कर लेते हैं, बट अब यहाँ 3 से कोई नहीं डिवाइड होंगे, तो पहले हम 100 लेते हैं यहाँ पे वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर हम 100 लेंगे तो 1200/3 यानी कि 400 आ रहा है, तो ये सॉल्व हो रहा है। वैसे ही कुछ ले लेते हैं हम, तो x की वैल्यू अगर हम 100 तो हो गया। अब x की वैल्यू कुछ सीधी सिंपल सी लेनी है, हम 400 ले लेते हैं x की वैल्यू। तो अगर 400 लेंगे तो यहाँ पे 900 आ गया इज इक्वल टू 300, तो ये आ गया एक। और एक अब लास्ट की वैल्यू हमें लेनी होगी, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ग्राफ, बट लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 1000, तो 1000 तो 300/3 यानी 100 आ जाएगा। ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले ली है मैंने, बट बड़ी वैल्यू बिकॉज इसमें ये काफ़ी बड़ा था तो बड़ी वैल्यू भी कभी कभार आ जाती है। तो अब हम इसको ग्राफीय विधि द्वारा निरूपित करते हैं। अभी मैं इसे पूरा रफ कर देती हूँ और फिर हम ग्राफीय विधि द्वारा समझते हैं। ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट इसे हम रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर ग्राफीय विधि द्वारा समझते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने रफली एक ग्राफ बना लिया है। इसे मैंने इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, बिकॉज़ ऐसे काफ़ी बोर्ड में डिफ़िकल्ट होता है, तो एक मैंने ऐसे ही समझाने के लिए कर दिया है। और अब इसके पॉइंट्स हम जहाँ पे जो है वो कर लेते हैं। तो हम जानते हैं ये रेखा हमेशा x की होती है, ये रेखा हमेशा y की होती है। x की वैल्यू एक बार 0 है हमने रखा, y की 650, 700 और 600 के बीच कहीं यहाँ 650 पड़ेगा, तो ये पॉइंट हो गया 0 650 का। ये अब 300 को अगर हम लेके जाएंगे यहाँ, और ये हो गया 500 का, तो ये एक पॉइंट हमें मिलेगा 300 और 500 का। एक 100 लेंगे और ये कहीं आएगा ऐसे करके 300 100। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 100 की जगह में 500 लेना था। 300 और 500, x की वैल्यू 300 और ये 500 ले लिया। अब यहाँ पे 100 कहीं 100 और 600 यानी कि यहाँ कहीं जाएगा।
तो 100 600। अब ये लाइन यहाँ पे बोर्ड में तो बिल्कुल सीधी जानी ज़रूरी नहीं है, बट कॉपी में जब हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे लाइन आएगी। अब सेकंड में देख लेते हैं, और इसमें हम साइड में एक जगह लिख देंगे ये जो हमने निकाला था x यानी 3x, और इसका हमने समीकरण बनाया था 2x इज इक्वल टू 1300। और 100 कहाँ आता है, x का 100 और इसका 400, यानी कि कहीं यहाँ पे आएगा ये वैल्यू। सेकेंड वैल्यू 400 की लेंगे, x 400 यहाँ पे है और इसका 300, यानी कि कुछ, और ये हमेशा डॉट डॉट में होता है, x 400 लेंगे, और ये 1000 और 100 दिया है, तो ये कहीं यहाँ पे जाके ऐसे मिलेगा 1000, 100। ये यहाँ पे एक पॉइंट है, एक ये है, एक ये है। हम इसको जब ऐसे मिलाएंगे ये आगे जाके कहीं इससे मिलेगा। ये मेरा गलत जगह पे भी मिल सकता है, बिकॉज बोर्ड में कोई मैंने ऐसे नाप नहीं लिया, बट जब हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो ये सेम ऐसा ही जाएगा, तो ये कहीं मिलेगा। और हमने जब पहले प्रूव करके देखा था तो ये एक जगह कहीं प्रतिच्छेद हो रहा था, और यानी कि ये हमारा ग्राफ जो है हमारा सही ड्रॉ हुआ है, और ये भी हमने प्रूव करना सीख लिया है। तो जो हमारा ग्राफ विधि वाला पूरा पार्ट हमें पढ़ना था वो तो कर लिया हमने कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज वरना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है तो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जब आएगी तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो मैथ्स, बायो और सबकी वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।